बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब आज हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ द कॉरपोरेट टैक्सेस। अगर हम डेट फाइनेंसिंग करते हैं तो कॉरपोरेट टैक्सेस से हमें क्या बेनिफिट मिल सकती है और फर्म की टोटल वैल्यूएशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ती है इससे। प्रीवियस लेक्चर में हमने मार्केट इम्परफेक्शंस कवर किए थे। अगर आप वो टॉपिक देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और जाए उस लेक्चर को डिटेल में देखें। तो आज की लेक्चर में मेन एजेंडा क्या है कि हम एक लिवरेज फर्म को लेंगे और एक नॉन लिवरेज फर्म को, जो कि बाकी सब एस्पेक्ट्स में सेम होंगे, सिर्फ ये लिवरेज का डिफरेंस होगा। असल में यानी कैपिटल स्ट्रक्चर का डिफरेंस होगा, क्योंकि ये चैप्टर कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस पर है, तो इसलिए ठीक है। और उन दो फर्म में से हम देखेंगे कि अगर टैक्सेस मौजूद है तो किस तरह फाइनेंशियल लेवरेज वाली फर्म यानी जो डेट फाइनेंसिंग यूज करती है वो बेनिफिशियल होगी देन द नॉन लेवरेज फर्म। इस बात को बस आज हम प्रूव करना चाहते हैं सिंपल। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से। ये पहला जो सेंटेंस है, केयरफुल यूज ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज इन डेट प्रोवाइड्स अ फेवरेबल इम्पैक्ट ऑन अ कंपनीज टोटल वैल्यूएशन। अगर टैक्सेस मौजूद हो तो फिर केयरफुल इस्तेमाल ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज यानी आप केयरफुल तरीके के साथ, बिल्कुल आप इन्फॉर्म तरीके के साथ और पूरे एहतियात के साथ अगर आप फाइनेंशियल लेवरेज को यूज करते हैं यानी डेट फाइनेंसिंग यूज करते हैं तो ये फेवरेबल इम्पैक्ट प्रोवाइड करेगी, बहुत जबरदस्त पॉजिटिव इम्पैक्ट होगी इसकी ऑन द कंपनीज टोटल वैल्यूएशन। लेकिन ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगर टैक्सेस मौजूद हो तो तब। और आज की लेक्चर में हम ये इज्यूम करते हैं कि भाई कॉरपोरेट टैक्सेस मौजूद है, लेकिन जो बाकी बैंक्रप्सी कॉस्ट हो गए, एजेंसी कॉस्ट हो गए, जितने भी इम्परफेक्शंस है वो फिलहाल मौजूद नहीं है। और ये हम अपनी आसानी के लिए, ताकि एनालिसिस को आसान बनाए, इसलिए हम करते हैं, ठीक है। कोई इसमें बाकी लॉजिक नहीं है। अच्छा, तो एग्जांपल को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कंसीडर टू फर्म्स दैट आर आइडेंटिकल एक्सेप्ट, दो फर्म्स है हर लिहाज से आइडेंटिकल है, सिर्फ एक कंपनी एनडी है यानी नॉडेड जो कोई डेट फाइनेंसिंग यूज नहीं करती है और इसकी रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है 16%। चूंकि ये डेट फाइनेंसिंग यूज ही नहीं करती है तो ये रिटर्न कौन मांग रहे हैं? शेयर होल्डर। दूसरी कंपनी है कंपनी डी, द फर्म विच यूजेस डेट फाइनेंसिंग, और वो 5000 की डेट को यूज करती है और 12% इंटरेस्ट इस पर एनुअली पे करती है। और इस जगह में कॉर्पोरेट टैक्स 40% है। कॉर्पोरेट टैक्स रेट क्या होती है? जो फेडरल प्लस स्टेट का टैक्स होता है कलेक्टिव, और ये दोनों कंपनीज के लिए है, जाहिर बात है, मतलब टैक्स रेट है तो हर एक फर्म के लिए यही है। साथ में इन ओ आई नेट ऑपरेटिंग इनकम फॉर ईच फर्म इज, ये 10,000 नहीं है, ये $2,000 है, ठीक है, ये आप याद रखिए। अगर आपको ये इनपुट्स याद होंगे तो आगे एग्जाम्पल बहुत आसान है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अच्छा, अब इधर हम क्या करते हैं, सिंपली कंपनीज की वैल्यूएशन करते हैं जिस तरह आर्बिट्राज की टॉपिक में हमने की थी। और इधर पर्पस क्या है वैल्यूएशन की कि जो टोटल अर्निंग अवेलेबल टू ऑल सिक्योरिटी होल्डर्स है इसको हमने कैलकुलेट करना है। और जनाब ऑल सिक्योरिटी होल्डर्स की बात हम इसलिए करते हैं क्योंकि इधर जो क्रेडिटर्स है वो भी है प्लस जो शेयर होल्डर्स है वो भी है, ठीक है, यानी दोनों की अर्निंग्स की बात करते हैं। तो अब कैलकुलेशन को हम स्टार्ट करते हैं। अर्निंग अवेलेबल टू कॉमन शेयर होल्डर्स को फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करते हैं। ये पूरा एक तरीके कार है, इसी तरीके से आपने करना पड़ता है, ठीक है। तो अर्निंग अवेलेबल टू कॉमन शेयर होल्डर का फॉर्मूला ये है, प्रीवियस आर्बिट्राज वाले लेक्चर में भी हमने डिटेल में कवर किया था। ऑपरेटिंग इनकम $2,000 है दोनों फर्म्स के लिए, लेकिन फिलहाल हम कंपनी एनडी की वैल्यूएशन करते हैं। तो 2000 माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब ये नॉ डेट फर्म है, कोई डेट फाइनेंसिंग नहीं की है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस एनुअली 0 होगी, तो वही 2000 अर्निंग अवेलेबल टू कॉमन शेयर होल्डर आए। टैक्स रेट या टैक्स ब्रैकेट क्या है? वो 40% है। अब इधर एक पॉइंट याद रखिए कि टैक्स को हमने शेयर होल्डर्स की अर्निंग से डिडक्ट करना पड़ता है, इसलिए क्योंकि जो इनकम शेयर होल्डर्स को मिलती है वो आफ्टर टैक्स इनकम होती है, ठीक है। तो हमने सिंपली अर्निंग अवेलेबल टू कॉमन शेयर होल्डर यानी 2000 को इधर उठाना है और 1 माइनस टी करना है। टी हमारे साथ 0.4 है यानी 40% है, और 1 से माइनस करें और 2000 से मल्टीप्लाई करें तो 1200 अर्निंग अवेलेबल टू कॉमन शेयर होल्डर है, लेकिन ये आफ्टर टैक्स इनकम है, ठीक है। अब टोटल अर्निंग अवेलेबल टू ऑल सिक्योरिटी होल्डर्स में क्या आता है? अर्निंग्स आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब ये क्यों इंटरेस्ट को इधर हम लेते हैं? इसलिए क्योंकि जो अर्निंग आफ्टर टैक्स है ये सिर्फ शेयर होल्डर्स को मिलते हैं, और जो बिफोर टैक्स आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस को निकलवाया है EBIT में से, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसको भी ऐड करते हैं, तो ये टोटल अर्निंग्स अवेलेबल टू ऑल सिक्योरिटी होल्डर्स हो जाएंगे। तो अब जाहिर बात है इधर इंटरेस्ट एक्सपेंस अगेन 0 है क्योंकि इसी फर्म की हम वैल्यूएशन करते हैं। और अर्निंग अवेलेबल टू कॉमन शेयर होल्डर कितना है? 1200 है, तो इधर 1200 लगाइए प्लस 0 तो वही 1200 आते हैं। अब ये फिगर आपने याद रखनी है, ठीक है। ये इसलिए याद रखना है क्योंकि आगे इसकी जरूरत पड़ेगी तो फिर आपको पता हो, ठीक है। अच्छा, सेम प्रोसेस हम कंपनी डी के लिए करते हैं, वो कंपनी जो डेट को यूज करती है।
तो सिंपली हम करते क्या है, अर्निंग अवेलेबल टू कॉमन शेयर होल्डर वही तरीका है, लेकिन इधर क्या है 5000 डेट है और उस पर 12% इंटरेस्ट है। जो प्रीवियस वाली कैलकुलेशन में 0 थी इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो इधर 600 है, यानी 12% ऑफ $5000, क्योंकि इस कंपनी ने 5000 डेट फाइनेंसिंग भी की है। ठीक है, तो अब ओ माइनस आई क्या आ जाएगा, $2000 माइनस $600, तो $1400 बन गए। ये अर्निंग अवेलेबल टू कॉमन शेयर होल्डर है। टैक्स रेट उनके लिए भी यही है, 40% है। इसी तरह इनकम अवेलेबल टू कॉमन शेयर होल्डर, लेकिन आफ्टर टैक्सेस अगर उनमें से हम टैक्स को डिडक्ट करें, सो अर्निंग अवेलेबल टू कॉमन शेयर होल्डर यानी ये 1400 उठाए और 1 माइनस टी करे। टी क्या है 0.40 यानी 40%, तो ये 840 आते हैं। प्रीवियस केस में ये 1200 आते थे अगर आपको याद हो। तो अब आप डिफरेंस को नोट करते जाए। ठीक है, अब टोटल अर्निंग्स अवेलेबल टू ऑल सिक्योरिटी होल्डर्स या टोटल इनकम अवेलेबल टू ऑल सिक्योरिटी होल्डर्स क्या है, अर्निंग आफ्टर टैक्स यानी 840 प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंस हमने कब पे की थी, बिफोर टैक्सेस, ईबीआईटी में से हमने निकलवाई थी, तो वो भी आपने ऐड करना है। तो 840 प्लस 600 ये 1440 आते हैं, जो कि ग्रेटर है $1200 से, यानी प्रीवियस कैलकुलेशन में जो हमने की थी नो डेट कंपनी के लिए, जो कोई डेट फाइनेंसिंग यूज नहीं करती है, तो उससे बड़ी आ रही है वैल्यू। तो जनाब अभी हम असल पॉइंट पे आ रहे हैं, जो कॉर्पोरेट टैक्सेस से हमें बेनिफिट मिल रही है वो हम जानते हैं। अगर आप डायरेक्टली यहाँ से अंदाजा लगाए तो कंपनी डी के लिए जो अर्निंग अवेलेबल टू ऑल सिक्योरिटी होल्डर्स है वो 1440 है और प्रीवियस के लिए 1200 है, तो डिफरेंस हमारे साथ $240 है। और ये हमारे साथ क्या है, वो अमाउंट है हमारे टोटल NOI में से जो हमने इज अ बेनिफिट हासिल किया, और वो इंटरेस्ट एक्सपेंस की वजह से, क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस हम टैक्स से पहले देते हैं, तो $600 हमने पे किए थे, और इसमें से अगर आप 40% टैक्स निकलवाए तो $240 बनते हैं। लेकिन डेट फाइनेंसिंग की वजह से हमने इस $240 को सेव किया, तो ये बेनिफिट है, और इस बेनिफिट को टैक्स शील्ड बेनिफिट कहा जाता है। तो अब जाहिर बात है, जिस कंपनी को टैक्स शील्ड बेनिफिट गवर्नमेंट देती है या मिलती है ड्यू टू यूजिंग डेट फाइनेंसिंग, उस फर्म की वैल्यू ऑटोमेटिकली हाई होगी। रीजन ये है कि ये एनुअल बेस पे मिलते हैं, तो भाई कितने साल के लिए मिलना है, उन सब की हमने प्रेजेंट वैल्यू निकलवानी है, और जो वैल्यू ऑफ नॉन लिवर्ड फर्म है उसी के साथ हमने ऐड करना है, ताकि हम लिवरेज फर्म की वैल्यू निकलवाए, तो जाहिर बात है फिर ज्यादा आएगी। सो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और टैक्स शील्ड बेनिफिट को डिटेल में समझते हैं कि ये असल है क्या। अब टैक्स शील्ड बेनिफिट क्या है, अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस, द एक्सपेंस प्रोटेक्ट्स या शील्ड्स an equivalent dollar amount of revenue from being taxed by reducing taxable income। याद रखिए, जब आप डेट फाइनेंसिंग करते हैं तो उस पर आपने इंटरेस्ट देना पड़ता है, और वो इंटरेस्ट एक्सपेंस हम EBIT में से निकलवाते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और जब आप इस अमाउंट से इंटरेस्ट को निकलवाओगे तो रिजल्टेंट अमाउंट एक छोटी अमाउंट होगी, तो इसमें से अगर आप टैक्स को भी निकलवाए तो छोटी एक्सपेंस आएगी टैक्स की। लेकिन अगर आपने डेट फाइनेंसिंग नहीं की है, इंटरेस्ट नहीं है, तो EBIT का फिगर बड़ा आएगा, और उसमें से 40% टैक्स का अमाउंट भी बड़ा होगा। तो इसी तरह डेट फाइनेंसिंग की वजह से ये जो एक्सपेंस छोटी आती है और हमें बेनिफिट मिलती है, वही बेनिफिट आपके साथ क्या है, टैक्स शील्ड बेनिफिट है। याद रखिए, जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है, ठीक है, यानी उससे टैक्स डिडक्ट नहीं होती, वो बिफोर टैक्स पे होती है। किसको, क्रेडिटर को। ठीक है, तो असल किस्सा ये है। अब ये $240 जो आपको एक्स्ट्रा बच रहे हैं, इसकी हम प्रेजेंट वैल्यू निकलवाएंगे। और याद रखिए, इधर एक एजम्पशन है, वो एजम्पशन मैंने स्टार्ट में मेंशन नहीं की। वो एजम्पशन ये है कि भाई हम जो डेट फाइनेंसिंग 5000 यूज करते हैं, ये परमानेंट डेट है। परमानेंट डेट का मतलब क्या है कि वो इन्फिनिटी तक कंपनी का डेट फाइनेंसिंग का पोर्शन रहेगा। मान लीजिए हमने परपेचुअल बॉन्ड इशू की है, तो अब परपेचुअल बॉन्ड एक परपेचुअलिटी जैसा, मतलब इन्फिनिटी तक आप उस पर इंटरेस्ट देते हैं हर साल। और उन सब बॉन्ड्स की जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, वो $5000 है, क्योंकि हमने जो कंपनी डी है उसमें ये बात की है। तो अब हर साल आपको 250 एक्स्ट्रा बच रहे हैं टैक्स शील्ड बेनिफिट, और ये इन्फिनिटी तक अगर मौजूद हो, $240 आपको बच रहे हैं हर साल, तो अब उसकी आपने प्रेजेंट वैल्यू निकलवानी है कि आज इसकी क्या कीमत है, कि हम उसकी जो आज की वैल्यू है टोटल फर्म की वैल्यू में ऐड करें, क्योंकि ये फर्म को बेनिफिट है। आई होप कि आप मेरे पॉइंट को पिक कर रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। चलो दोबारा सुनिए, यानी $240 आपको हर साल मिल रहे हैं इन्फिनिटी तक, क्योंकि परपेचुअल बॉन्ड्स है, कंपनी ने इशू की है, और वो 5000 इसकी वर्थ है। हमने स्टार्ट में इसको मेंशन किया, लेकिन ये एजम्पशन असल में मौजूद है इसलिए ताकि हम अपने एनालिसिस को ठीक तरीके से करें कि भाई अगर आपको रेगुलरली टैक्स शील्ड बेनिफिट मिलते हैं इन्फिनिटी तक, तो किस तरह फिर इस फर्म की, यानी जो लिवरेज फर्म है, इसकी वैल्यू बेहतर है बनिस्बत नॉन लिवरेज फर्म।
सो इन शॉर्ट, अगर आपको हर साल $240 मिलने हैं इज अ टैक्स शील्ड बेनिफिट, यानी ये डॉलर जो टैक्स एक्सपेंस में जाने थे ये बच रहे हैं ड्यू टू डेट फाइनेंसिंग, जो 5000 आपने डेट इशू की है, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना इस फॉर्मूले से हो जाती है, ठीक है। और ये प्रेजेंट वैल्यू मैं दोबारा भी बता रहा हूँ, इसलिए हम कैलकुलेट करते हैं ताकि जो नॉन लिवरेज फर्म की टोटल वैल्यू है उसके साथ हम इसको ऐड करें तो हमारे साथ लिवरेज फर्म की वैल्यू आ जाएगी, वो भी हम आगे स्टडी करते हैं। तो चलो फॉर्मूला हमारे साथ क्या है, R इंटू बी इंटू टी सी डिवाइडेड बाई R। ये R हमारे साथ इंटरेस्ट रेट ऑन डेट है, B हमारे साथ मार्केट वैल्यू ऑफ डेट यानी 5000 है, ये गिवन है, ठीक है। और कॉर्पोरेट टैक्स रेट 40% है, जाहिर बात है। R तो R के साथ कैंसिल हो जाएगी तो B इंटू टी सी रह गया। अब 5000 B है मार्केट वैल्यू ऑफ डेट और कॉर्पोरेट टैक्स रेट 40% है, तो टोटल जो आपको हर साल $240 मिलते हैं टैक्स शील्ड बेनिफिट, उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज है $2000। आप कहेंगे कि किस तरह $2000 आ रहे हैं? भाई आपको इन्फिनिटी तक 240 मिलने हैं हर साल, तो आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकलवाए तो वो आपके साथ $2000 ही आएगी। ये फॉर्मूला आपके साथ मौजूद है, आप इससे कर सकते हैं। अगर इसकी समझ नहीं आ रही है तो आपने सिंपली परपेचुअल बॉन्ड का फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है जनाब। ये जो $240 है ये वही 600 जो इंटरेस्ट एक्सपेंस मिलती है क्रेडिटर को हर साल, यानी 12% ऑफ $5000, उसी में से $240 है, यानी 600 का 40% है जो टैक्स रेट है, तो वो $240 ही है। और अगर आप इसको उठाए और इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते तो परपेचुअल बॉन्ड का फॉर्मूला क्या है, I डिवाइडेड बाई KD। चैप्टर नंबर 4 में बुक में इसकी डिटेल मौजूद है। I की बजाय आपने टैक्स शील्ड बेनिफिट का अमाउंट लेना है 240 और इसको सिंपली डिवाइड करना है जो इंटरेस्ट रेट ऑन डेट है यानी 0.12 पे, तो ये भी आपके साथ 2000 ही आएगी। अब ये 2000 हमारे साथ एक्स्ट्रा बेनिफिट है और उसकी प्रेजेंट वैल्यू है जो लिवरेज फर्म को मिल रही है और नॉन लिवरेज फर्म को नहीं मिल रही है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम जाके इसकी डिटेल समझते हैं कि किस तरह दोनों फर्म की वैल्यू डिफरेंट होगी टैक्स शील्ड बेनिफिट की वजह से। तो जनाब इधर हम फाइनली कैलकुलेशंस करते हैं कि क्या डिफरेंस होगी दोनों फर्म्स की वैल्यू में और क्यों। देखो दोनों फर्म हमने इज्यूम किए थे कि हर लिहाज से सेम है, सिर्फ डेट का इशू है यानी कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज है, एक डेट यूज करती है दूसरी यूज नहीं करती है। तो अब इधर वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म जो हमारे साथ है इसमें से सिंपली आपने करना क्या है, जो लिवर्ड फर्म को टैक्स शील्ड बेनिफिट मिलती है उसकी प्रेजेंट वैल्यू को भी ऐड करनी है। तो आज वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म आपके साथ निकल आ जाएगी। आई होप कि आप पिक कर रहे हैं मेरे पॉइंट को। यानी जो डेट फाइनेंसिंग यूज करती है $5000, उस कंपनी की आज की कीमत बराबर है उस फर्म की वैल्यू की जो डेट फाइनेंसिंग नहीं यूज करती, और उसके साथ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड बेनिफिट यानी $2000 को भी आप ऐड करें जो प्रीवियसली हमने कैलकुलेट किया, तो ये आपके साथ वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म आ जाएगी। तो अब चैलेंज ये है कि अगर आपने वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म कैलकुलेट करनी है तो इसके लिए आपके साथ ये वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म मौजूद होनी चाहिए। ये टैक्स शील्ड बेनिफिट की प्रेजेंट वैल्यू तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की। तो वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म किस तरह कैलकुलेट करते हैं इसका फॉर्मूला हमने प्रीवियसली पढ़ा था, अर्निंग अवेलेबल टू कॉमन शेयर होल्डर्स E डिवाइडेड बाई KE। तो याद रखिए जो इस कंपनी के लिए हमने रिक्वायर्ड रिटर्न गिवन डेटा में लिया था वो 16% था और 1200 इसके अर्निंग अवेलेबल थे कॉमन शेयर होल्डर्स को, और ये आफ्टर टैक्स अमाउंट थी, ठीक है। इसमें से 40% निकला था जो टैक्स है, तो टोटल वैल्यू $7500 आ रही है। अब ये फिगर भी हमारे साथ आ गया $7500 और टैक्स शील्ड बेनिफिट भी $2000 है, तो सिंपली दोनों को 8 करो 9500 आपके साथ वैल्यू हो जाएगी कंपनी ऑफ लिवर्ड फर्म। और याद रखिए इसकी वैल्यू क्या है, जो डेट यूज नहीं करती $7500 और इसकी वैल्यू $9500 है। ये क्यों? क्योंकि 240 हर साल इन्वेस्टर्स के लिए एक्स्ट्रा अवेलेबल है अर्निंग्स में से, किस फर्म के लिए, जो डेट यूज करती है, और जो नॉन लिवरेज फर्म है उसके लिए अवेलेबल नहीं है। तो जाहिर बात है इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। ये जो टैक्स शील्ड बेनिफिट्स है उनकी प्रेजेंट वैल्यू को भी आपने इसी के वैल्यू में ऐड करना है जो इस फर्म की वैल्यू है। तो इसी तरह हम ये कैलकुलेशंस करते हैं। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड में हम समरी समझते हैं कॉर्पोरेट टैक्स इफेक्ट्स की। अब समरी क्या है कि द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ डेट, जितना आप ज्यादा डेट यूज करते हैं तो द ग्रेटर द टैक्स शील्ड बेनिफिट, जाहिर बात है आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगी। एंड द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ द फर्म, जिस तरह हमने प्रूव किया तो फर्म की वैल्यू ग्रेटर होगी क्योंकि 7500 और 9500 में से बहुत डिफरेंस है जो हमने अभी प्रीवियसली कैलकुलेट किया, ठीक है। दूसरी बात यह है कि द ग्रेटर द फाइनेंशियल लेवरेज, जितना आप फाइनेंशियल लेवरेज बढ़ाते हैं यानी डेट को बढ़ाते हैं तो उतना कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम आएगा।
हाँ, ये बात भी है क्योंकि टैक्स शील्ड बेनिफिट आपको मिलती है तो इसकी वजह से फर्म की अर्निंग ज्यादा होती है और वेक या कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम पड़ जाती है। ठीक है, अब इसमें एक्स्ट्रा एक पॉइंट बता रहे हैं जो बुक ने भी उठाई है, यही पॉइंट का एडजस्टेड एम एंड एम प्रोपोजिशन। याद रखिए, जो एम एंड एम मूडी गिलानी एंड मिलर की अप्रोच है वो सजेस्ट करती है कि भाई ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज टू टेक अन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, कि भाई आपने मैक्सिमम फाइनेंशियल लेवरेज लेनी है और वो एक ऐसी कैपिटल स्ट्रक्चर को सजेस्ट करती है जो 100% डेट फाइनेंस्ड, जो कि इम्प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो बस आज की लेक्चर में इतना ही काफ़ी एंड आई होप कि आपको क्लियर है। फिर भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, आप किसी तरह भी पहुंचकर बता सकते हैं मुझे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम टैक्स के साथ जितने भी रिलेटेड इश्यूज हैं उनको डिस्कस करेंगे जो आपकी टैक्स शील्ड बेनिफिट्स को इफेक्ट कर सकती है, और साथ में हम ये भी पढ़ेंगे कि भाई अगर हम बैंकरप्सी कॉस्ट को अलाउ करें और साथ में एजेंसी कॉस्ट को भी हम अलाउ करें तो फिर इन दोनों फर्म्स की वैल्यू पर क्या असर पड़ेगी, जो प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने एज्यूम किए थे। याद रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी एग्जाम्पल को उठाएंगे, कैलकुलेशंस ऑलरेडी हमने इसी ही लेक्चर में किए। तो बस तब तक के लिए अपने दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।